प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है भाजपा की किलेबंदी। यूं तो उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने में कम से कम 1 साल का वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश को खोना नहीं चाहती है। और यही कारण है कि लगातार वो ये कोशिश कर रही है कि उसके अपने जितने समस्याएं हैं उनको दूर करके अपनी ऐसी किलेबंदी की जाए कि कोई उसको भेद न सके। और यही कारण है कि लगातार कवायदों का सिलसिला, लगातार यहाँ पर बदलाव का सिलसिला जारी है। बात करें नीचे बूथ स्तर पर तो पहले से ही बहुत मजबूती है, क्योंकि सुनील बंसल जैसा एक महारथी उनके पास में है जिसको एक एक पन्ने की जानकारी है और पन्ना प्रमुख तक की जानकारी है, सीधे उनसे बात करते हैं। ये संगठन की बात है। दूसरी ओर सरकार में भी सारे कील कांटे ठीक किए जा रहे हैं जिससे कि मजबूती दिलाई जा सके। और इससे भी अगर चैन नहीं मिल पा रहा है, प्रधानमंत्री का दिल नहीं भर रहा है, तो वो दिल्ली में बैठ के भी बड़ी सतर्क निगाह से उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं और अपने हिसाब से भी चीज़ों को दुरुस्त कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि गुजरात आईएएस के कैडर को वहाँ से प्री रिटायरमेंट दिला करके 2 साल पहले ही प्री रिटायरमेंट दिला करके उत्तर प्रदेश भेज दिया गया है। और उसके साथ ही साथ में उन्हें विधान परिषद भेजने का भी ऐलान कर दिया गया है, उनके नाम की घोषणा कर दी गई है। और इतना ही नहीं, अभी एक और उप मुख्यमंत्री बनाने की कवायद भी चल रही है, क्योंकि दलित का ना तो प्रदेश अध्यक्ष है, जो दलित प्रदेश अध्यक्ष बहुत लंबे समय से बनाए जाने की बात चल रही थी, लेकिन अगर वहां नहीं है तो कम से कम एक दलित उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात यहां चल रही है। 28 तारीख के बाद कभी भी एक बार मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें ये दोनों लोग आपको, ये दोनों नए चेहरे आपको दिखाई दे सकते हैं। यानी कि ठाकुर मुख्यमंत्री और उसके नीचे ब्राह्मण, बैकवर्ड, दलित और भूमिहार उप मुख्यमंत्री, पूरा कुनबा यहां पर होगा। इसके साथ ही साथ में वैश्य के रूप में हमारे साथ में सुनील बंसल हैं, जो वैश्यों का चेहरा है। दूसरा एक और ठाकुर जो कि प्रदेश प्रभारी हैं, वो भी उनको भी भेजा गया, अपने रणनीतिक कौशल के रूप में वो जाने जाते हैं। तो पूरी तरीके से किलेबंदी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी, और विपक्ष के वोटों का कैसा बिखराव होगा उसकी भी पूरी नीति बना दी गई है। यानी कि चौपर पर बिसात पूरी तरीके से बिछ गई है और अब चाले चलना बाकी है। तो इसी पर हमारा है आज का कार्यक्रम, आज का मुद्दा, और हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। किस तरह से भाजपा ने किलेबंदी की है, इसका नजारा दिखाई देने लगा है। 2022 के चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारी रणनीति बनाकर संगठन को मजबूत करने पर बल दे रहे हैं और इसकी खासी रणनीति आलाकमान के निर्देशों पर तय कर दी गई है। ठाकुर मुख्यमंत्री, पिछड़ा और ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री पहले से ही हैं। अब पूर्व आईएएस शर्मा के रूप में एक भूमिहार और आचार्य लक्ष्मण के रूप में एक दलित उप मुख्यमंत्री प्रदेश को और मिल सकता है। पार्टी में स्वतंत्र देव सिंह के रूप में एक पिछड़ा वर्ग से पहले से ही है। साथ ही प्रदेश प्रभारी के रूप में एक और मजबूत ठाकुर पार्टी के पास है। सुनील बंसल वैश्य साथ में है, तो वहीं बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तो क्या ये भी भाजपा की रणनीति है? भाजपा ने मायावती को भरोसा दिलाया है कि वो किसी भी कीमत पर अखिलेश को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, और अगर भाजपा सरकार नहीं बन पाई तो उस दशा में बसपा को सपोर्ट कर देगी। यानी वोटों का बिखराव अवश्य संभावी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नागेंद्र सिंह राठौड़ जुड़े हमारे साथ में, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है राठौड़ साहब आपका। जावेद अहमद साहब हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है।
आर्य उस्मानी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में डॉक्टर मनोज दीक्षित भी जुड़ चुके हैं, पूर्व बीसी हैं फैजाबाद यूनिवर्सिटी के, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे राठौर साहब का। राठौर साहब, क्या कहेंगे आप? पूरी तरीके से किलेबंदी कर दी है आप लोगों ने, कोई आपके किले को भेद नहीं सकता। लगता है राठौर साहब अभी नहीं जुड़ पाए हैं। जावेद साहब, क्या कहेंगे आप कि किलेबंदी पूरी तरीके से कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए प्रदीप जी, इस तरीके के चुनाव के अंतिम वर्ष में आपने बहुत किलेबंदी देखी होगी। हर राजनीतिक दल करने का प्रयास करता है और ये उसकी घबराहट होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है कि वो किस तरीके से घबराई हुई है कि उसने 4 साल जनता के साथ केवल छल किया है उत्तर प्रदेश में, ये डबल इंजन की सरकार में। और आज यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अकेले नेता हैं, उनका उत्तर प्रदेश के नेताओं पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर उनका स्वयं का भरोसा नहीं रह गया और उन्होंने अपने विश्वास पात्र 18 साल से जो उनके साथ लगातार आईएएस अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, उनको वीआरएस के साथ उत्तर प्रदेश भेज दिया। जिस तरीके की चर्चा है कि एक डिप्टी सीएम को विधान परिषद का संभवतः सभापति बनाया जाएगा, एक डिप्टी सीएम ये जो शर्मा जी नए आए हैं ये बनेंगे, एक दलित समाज से बनेगा, अब इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। देखिए, जो अधिकारी होता है वो जनता से बहुत दूर होता है, वो प्लान तो बहुत कर सकता है लेकिन उसको जमीन पर उतारने की उसके अंदर क्षमता नहीं होती है और इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब वो शर्मा जी प्लान करें, बंसल जी प्लान करें, योगी जी प्लान करें, अब बहुत देर, इतनी देर हो चुकी है कि 4 वर्षों में जिस क्रूरता के साथ, जिस भेदभाव के साथ, जिस अपमानजनक भाषा के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता का संचालन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वह सबके सामने दिखाई दे रहा है। किसानों के साथ किस तरीके से अत्याचार, माँ बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह गई उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति हो गई, नौकरियां लटक और भटक ही नहीं गई, उन अभ्यर्थियों पर लाठियां किस तरीके से भांजी गई, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरीके का आरक्षण घोटाला हुआ, और एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मान कल क्या हुई प्रदीप जी, एक चैनल पर हम थे, वहाँ भाजपा के प्रवक्ता ने कहा हमको तो पिछड़े लोगों का वोट ही नहीं चाहिए, वो देते भी नहीं है, और ना हमने केंद्र में उनके बल पर सरकार बनाई, ना उत्तर प्रदेश में उनके बल पर सरकार बनाई है। ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा का, जी, उसके दुर्दिन का ये प्रतीक है कि किस तरीके की भाषा वो बोल रहे हैं और किस तरीके की वो रणनीति तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उस्मानी साहब, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? आपने देखा भाजपा ने किलेबंदी कर दी है पूरी तरह से। जी विश्वकर्मा जी, कि आप बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कई मुख्यमंत्री बनाने का जो है वो संकल्प लिया है और हर जाति से लेंगे, वो मतलब ब्राह्मण भी लेंगे, क्षत्रिय भी लेंगे, बैकवर्ड भी लेंगे, शेड्यूल कास्ट भी लेंगे। तो मेरा तो कहना यह है विश्वकर्मा जी कि अभी तक तो आप लोग हमारे ऊपर जाति राजनीति का आरोप लगाते थे, लेकिन अब आप जाति राजनीति पे उतर आए। बीजेपी तो कहती थी मैं जाति की राजनीति नहीं करता हूं, बीजेपी वाले कहते थे मैं जाति की राजनीति नहीं करता हूं। आज ये जाति की राजनीति कहां से निकल आई? क्योंकि इसका मतलब है कि ये लोग डर गए हैं, डरे हुए हैं कि 2022 में इनकी बुरी तरीके से पराजय हो रही है, इसलिए अपनी पराजय को रोकने के लिए हर राजनीतिक दल बंदोबस्त करता है और वही बंदोबस्त बीजेपी वाले कर रहे हैं कि अब कई जातियों के लोगों को मुख्यमंत्री और जगह जगह उनको समायोजित करके उन वोटों को लेने का काम करेंगे। अरे इनका तो नारा था ना कि हम जात की राजनीति नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर रहना चाहिए था। तो इस तरीके से इनको देखना चाहिए कि आज जो किसान भूख से मर रहे हैं, उस्मानी साहब, सैकड़ों किसानों की, उस्मानी साहब जी सुनिए, डिबेट ये उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है और ये हर राजनीतिक पार्टी कहती है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन ये आप भी बाखूबी जानते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में बिना जाति के राजनीति संभव नहीं है।
ये आकलन मेरा है, संभव नहीं ये है। मैंने ये केटीवी के हिसाब से मैंने अपने हिसाब से केटीवी के हिसाब से मैंने अपने हिसाब से मैंने बताया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलने की बात कह रही है और सबके अलग अलग हिसाब लगा रही है। जी, आकलन बिल्कुल सही है। आपने भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, चाल चरित्र और चेहरा, उसको आज जनता के सामने इस डिबेट के माध्यम से रखने का जो काम किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत ना मैंने ये काम नहीं किया, आप मुझे क्रेडिट ना दीजिए। ये मैंने उनका चाल चरित्र और चेहरा नहीं बताया, मैंने बताया कि कैसे वो अपने किलेबंदी कर रहे हैं। अब आप मुझे बता दीजिए आपके पास कौन कौन से चेहरे हैं, आप कौन सी किलेबंदी कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर ही सबसे ज्यादा लोगों की निगाह है। अरे देखिए, हमारी पार्टी, हमारे माननीय लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कभी कोई जाति की राजनीति की ही नहीं। और हमारा जो राजनीति है, जो हम 2022 क्या कहेंगे आप? हम जाएंगे विकास के मुद्दे पे चुनाव में, हम जाएंगे विकास के MY फैक्टर को क्या कहेंगे, जिसमें 15 साल तक आपने राज किया? नहीं, ये तो आरोप लगा रहे हैं MY फैक्टर। अगर हमारे यहाँ देखेंगे तो आप हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट के सम्मान दिया गया, चाहे वो अवधेश के लोगों को भी सम्मान दिया गया। नाम बताइए जरा। इधर बौद्ध जी हो, चाहे पिछड़े वर्ग के हमारे श्री रवि प्रकाश वर्मा जी बड़े नेता हैं, विशंबर प्रसाद जी बड़े नेता हैं, राजपाल कश्यप जी बड़े नेता। उस्मानी साहब, माफ करिएगा उस्मानी साहब, मैं छोटा पत्रकार हूं, मुझे ये सब नाम याद नहीं है। कोई एक बड़ा नाम बताइए जिसको पूरे देश की जनता या कम से कम प्रदेश की जनता जानती हो। मतलब इतने होनहार और इतने बुद्धिजीवी हैं। आप अवधेश प्रसाद जी को नहीं जान रहे, जो लगातार फैजाबाद से कम 7 इलेक्शन जीते और कैबिनेट मंत्री बनते हैं, जो अनुसूचित जाति से आते हैं। बंशीधर बौद्ध जो मतलब अंतिम पायदान का व्यक्ति था, उसके चेहरे पे मुस्कान लाने का मंत्री बना करके माननीय अखिलेश यादव जी ने सम्मान देने का काम किया। अरविंद सिंह गोप, क्या अरविंद सिंह गोप को आप नहीं जानते? नाम नहीं सुना आपने? अरविंद सिंह गोप जो हमारे वहां है। मतलब एक नेता, अगर हम नाम गिनाना शुरू करें तो दर्जनों सैकड़ों नेता जो हैं, ब्राह्मण, माता प्रसाद पांडे जी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो जिनको बड़ी बड़ी कुर्सियों पर सुशोभित किया। हमारी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, विकास की राजनीति करती है। आज अखिलेश यादव ठीक है भाई उस्मानी साहब, समझ में आ गया। जावेद साहब, जल्दी से आपका एक कमेंट चाहेंगे। क्या ये उस्मानी साहब जो नाम गिना रहे हैं, क्या आपको लगता है वो प्रदेश स्तर के नेता हैं? नहीं, उसमें अवधेश प्रसाद जी को हम मान सकते हैं कि उनका एक कद रहा है, बाकी किसी का अपने विधानसभा के बाहर कोई स्तर नहीं रहा है। जी ठीक है, चलिए हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नागेंद्र सिंह राठौर भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बहुत स्वागत है आपका नागेंद्र सिंह राठौर साहब। मनोज दीक्षित जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व वीसी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मनोज जी। नागेंद्र सिंह राठौर साहब का रुख करेंगे। राठौर साहब, आपने बेहतरीन तरीके से किलेबंदी कर दी है, क्या लगता है कि कोई इस किले को भेद नहीं सकता? राठौर साहब, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है राठौर साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनोज दीक्षित जी का रुख करेंगे। मनोज जी, आप तो लंबे समय से राजनीति को भी देख रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किलेबंदी की है, क्या लगता है कि अभेद किला बना दिया, कोई इसको भेद नहीं पाएगा? मैं नहीं कह सकता कि भेद नहीं पाएगा, लेकिन जिस प्रकार पिछले 20 से वर्षों के आसपास भाजपा ने अपने आप को विस्तार दिया है, और उस विस्तार में जितने भी मैं कहूँ कि जितनी भी रणनीतियां अन्य दल अपनाया करते थे, वे सभी रणनीतियों के सक्षम प्रत्युत्तर भाजपा ने ढूंढे हैं। और यही कारण है कि बाकी सारी पार्टियां वर्तमान परिदृश्य में देखें तो बंगाल जैसे राज्य में, जहां पर एक दूसरे के दुश्मन हुआ करती थी वो पार्टियां, सब एक तरफ आ गई हैं। भाजपा वर्सेस रेस्ट का जो आपको रोकना चाहिए। मनोज जी, आपको रोकना चाहेंगे। मनोज जी आपके पास आएंगे, मनोज जी आएंगे आपके पास में। नागेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र सिंह राठौर जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? मिल रही है।
नागेंद्र जी, हमने जो अभी आप उस समय तक नहीं जुड़ पाए थे, हमने जो रिपोर्ट दिखाई और जो ओपनिंग कमेंट में कहा, आपने अभेद किलेबंदी कर दी है। क्या लगता है कि आपको इत्मीनान हो गया कि अब इस किले को कोई भेद नहीं पाएगा? ये बताइए, आगे तो बताएंगे। हेलो नागेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज मिल रही है मुझको जी, बताइए। आप अपनी बात रख सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूं कि आपने अभेद पूरी तरीके से किलेबंदी कर दी है। आपको अब इत्मीनान है कि ये किलेबंदी पूरी हो गई है या अभी इसमें कुछ और कील कांटे ठोकने हैं? देखिए, विश्वकर्मा जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करती है, व्यवस्था परिवर्तन और सेवा के लिए कार्य करती है। और सेवा कार्य एक ऐसा कार्य है जो सतत प्रक्रिया है और हमेशा ही चलती है। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये केवल सत्ता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए, जन सेवा के लिए और देश को कैसे वैभवशाली और शक्तिशाली विश्व गुरु बनाया जाए, इस आधार पर कार्य करती है। इसलिए हमारी पार्टी का जो संगठन है वो सतत सक्रिय है और सतत सक्रिय संगठन नागेंद्र सिंह जी, हमारे कार्यकर्ताओं की नागेंद्र सिंह जी, सवाल ये है, आपका संगठन मजबूत है, आपका बूथ मजबूत है, आपका सब चीज आपके पास, नरेंद्र मोदी जैसा एक चमत्कारी देश का नेता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक था तो फिर ये AK शर्मा को गुजरात कैडर से रिजाइन करा के उत्तर प्रदेश में ज्वाइन कराने की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखो, ये हर व्यक्ति स्वतंत्र है। विश्वकर्मा जी, आप कहाँ पहुँच गए कि डिजाइन करके जी, अरे ये व्यक्ति स्वतंत्र है, कब तक मैं सेवा करना चाहता है और सेवा के भी प्रकार है। वो व्यक्ति नौकरी करके सेवा कर सकता है और राजनीति में रह के भी सेवा कर सकता है। तो यहाँ तो सेवा भाव से आए, उनका सेवा भाव अगर आप उनका पूरे कार्यकाल को अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो जन समस्याओं के लिए, उनके निराकरण के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, आप देखिए। तो सेवा भाव से हम किसी भी माध्यम से करें, हम भगवान की आराधना करते हैं, हम मंदिर में जाके करें, हम अपने घर में बैठ के करें, तो हम भगवान की आराधना कर रहे हैं ना। हमने आपको पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी नागेंद्र सिंह राठौर साहब, आप आराधना कीजिए, अच्छी बात है, और बाकी सारे जो अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं, उनको भी पार्टी ज्वाइन करा दीजिए, इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा सीधा सवाल ये था कि आपने पूरी तरीके से किलेबंदी कर ली है, पूरा जी ज्वाइन कर जी, हाँ, लोग अपने आप ज्वाइन करते हैं। पार्टी चढ़ती है सर ना, बिल्कुल ठीक है, जब कोई पार्टी चढ़ती है सर ना, नागेंद्र जी, जब कोई पार्टी चढ़ती है तो उस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए तमाम लोग आ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप ज्वाइन थोड़ी ना कराते हैं, लोग ज्वाइन कर लेते हैं। कि जो कयास ये बता दीजिए जल्दी से कि जो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दलित का भी एक उप मुख्यमंत्री होगा, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि दलित को कुछ नहीं मिला है। इस आधार पर कार्य करने में हर कार्यकर्ता जो भी चाहेगा वो पार्टी में आएगा, तो उसमें दूसरे लोगों को आपत्ति क्यों? नहीं, आपत्ति किसी को नहीं है सर, आपत्ति कहाँ है? ये तो एक चर्चा का विषय है, डिस्कशन, एक डिबेट का विषय है ना। आप सारे लोगों को ज्वाइन कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं वो ये है कि अभी तक एक दलित की कमी थी, अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 28 तारीख के बाद जब ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो एक दलित के रूप में उप मुख्यमंत्री भी मिल जाएगा। और शेष कार्य करना, नेतृत्व का निर्णय लेना अपना काम है।
हम जैसे कार्यकर्ताओं नेतृत्व तो प्रदेश नेतृत्व जैसा समझेगा, हम इतना जानते हैं कि उचित निर्णय करेगा। चलिए बने रहिए हमारे साथ में। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। मनोज दीक्षित जी का रुख करते हैं। मनोज दीक्षित जी, आपने तो राजनीति को काफी नजदीक से देखा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किलेबंदी की है, मैं अपने सवाल पर वापस आ रहा हूं, क्या लगता है ये पर्याप्त है या अभी और कुछ किया जाना बाकी है? सत्ता का तो विषय मैं अभी नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये मैं जरूर कर सकता हूं कि इस वक्त वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे राजनीतिक दल के रूप में अवश्य उभरी है जिसके पास मैक्सिमम मैंडेट है, मैक्सिमम स्टेट्स हैं, मैक्सिमम वोटर है और एक मजबूत रणनीतिकार की एक पूरी टीम उनके पास मौजूद है। और उसको वर्तमान समय में कोई लगता नहीं है कि कोई विशेष नेता ऐसा है जो उसे चुनौती दे पाने की स्थिति में हो। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि वर्तमान स्थिति में आकलन जब किया जाए कि क्या लगता है मनोज जी, क्या लगता है कि एक तरफ मनोज जी, क्या लगता है एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अपने आप को मजबूत किया है, तो दूसरी ओर विपक्ष के नेता को इतना लाचार कर दिया है कि आप जैसे लोग ये कहने पर मजबूर हो जाए कि विपक्ष है कहां? जो राजनीति में इस तरह की उठापटक अवश्य चलनी चाहिए, लेकिन मुझे ये अवश्य लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान रणनीतिकार इतने सक्षम हैं कि वे विपक्ष का एजेंडा भी तय कर देते हैं और विपक्ष उस एजेंडा में फंस कर रह जाता है। ये निश्चित है, इसमें कोई संदेह मुझे इस वक्त नहीं है। मनोज जी, एक और सवाल है मेरा, ये विपक्ष की नाकामी है या सत्ता पक्ष की कामयाबी है? सत्ता पक्ष अगर सत्ता में रहने के बावजूद भी अपने दल को, अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए दल को निरंतर मजबूत करता रहता है, उसका सामाजिक आर्थिक आधार बढ़ाता रहता है, तो ये उसकी सक्षमता है। और विपक्ष के लोग यदि उसको ही निशाना बनाते रह जाते हैं तो वो निश्चित रूप से अपने आप को सिद्ध करते हैं कि वे दूसरे एजेंडा पर ही चल रहे हैं, वे अपने एजेंडा को नहीं विकसित कर पा रहे हैं और इसीलिए उन्हें फॉलो करना पड़ता है। कभी मुझे लगा कि बहुत सारे लोग जब भाजपा के उदय से पहले अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहलाने में बहुत गर्व महसूस करते थे। आजकल वो मंदिर मंदिर घूमते हैं, कभी कोई नंगे पैर घूमता है, कोई सिर पर चोटी लगाकर घूमता है, कोई जनेऊ करके घूमता है। इसका मतलब ये है कि नहीं मनोज जी, आप तो जी, बात यह है ना कि जो फिलॉसफी चल जाए, आप तो फिलॉसफी, आपने भी फिलॉसफी पढ़ी है, 15 से 20 साल तक MY की फिलॉसफी चली, 4 सरकारें बनी, अब एक दूसरी फिलॉसफी चल रही, तो लोग उस फिलॉसफी को अडॉप्ट करेंगे। IAS में जो सब्जेक्ट चलता है लोग वही सब्जेक्ट चुनते हैं ना। जी जी जी, राठौर साहब आप अपनी बात रख सकते हैं। विश्वकर्मा जी, ये जो आप कह रहे हैं कि हम विपक्ष को उलझाते नहीं हैं, इनकी कोई सोच नहीं है। ना देश के लिए सोच है, ना गरीब के लिए न सोच है, न किसान के लिए है, न गांव के लिए है। ये तो हमारे नेतृत्व का, आप ये सोचिए कि हमारे नेतृत्व का ये मानता है कि वो इतना बड़ा सोच रखते हैं कि सबका साथ सबका विकास, पूरे देश को एक साथ सबके लिए जो लाभकारी योजनाएं माननीय मोदी जी, मैं यही कह रहा हूँ, नागेंद्र सिंह जी, मैं यही कह रहा हूँ, मैंने तो यही बात कही ना। मनोज दीक्षित जी से जो मैंने सवाल पूछा वो इसी को लेकर के पूछा कि क्या आप इतने ताकतवर हैं जी, और विपक्ष की नाकामयाबी है या आपकी कामयाबी है? आप ही से जान लेता हूं। नेतृत्व तो कामयाब है और निसंदेह इस समय विश्व के लोकप्रिय नेता में माननीय मोदी जी की गिनती हो रही है, विश्वकर्मा जी। और माननीय योगी जी, अभी आप आज तक के न्यूज चैनल ने जो सर्वे किया था उसमें देश के सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री के रूप में उभरे। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये आम जनता का जो भरोसा जीता गया है, जो उनकी लाभकारी योजनाओं को जमीनी हकीकत में उतारा गया है। मैं राठौर साहब मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूं और मैं सीधा जवाब चाहता हूं आपसे। सीधा जवाब ये कि ये आपकी कामयाबी है
या विपक्ष की नाकामयाबी है कि कोई भी विपक्ष आपको सामने खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? अरे हम ये कह रहे हैं, ये हमारे नेतृत्व की मानता है, उसकी उनकी सोच है, जो देश के लिए, गरीब के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए जो लाभकारी योजनाएं जिसकी उनको आवश्यकता है, जो लागू की गई है, उनको जमीनी हकीकत में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, बने रहिए। विपक्ष की जी, आपके नेतृत्व की सफलता है, विपक्ष की नाकामयाबी नहीं है ना जी? नहीं, मैं वही पूछ जी, यानी कि इसमें नहीं, मैं वही जानना चाह रहा था, यानी कि इसमें विपक्ष की नाकामयाबी नहीं है, खाली आपकी कामयाबी है जो सबके सर चढ़ के बोल रही है। लाडू में कल जहां राहुल गांधी जी बैठे किट्टू के मेले का लुत्फ ले रहे थे, जब यूपीए सरकार थी तब इन्होंने, इनकी सरकार ने विधवा दल लगाया था। चलिए सर उस पर हम किसी और दिन बात कर लेंगे, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ठीक है? तमिलनाडु पर हम किसी और दिन बात कर लेंगे। आज हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की किलेबंदी की, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने किलेबंदी की है, इसी पर चर्चा करें। राठौर साहब आएंगे आपके पास दोबारा से, एक ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारा आज का मुद्दा इसी बात को लेके है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने किले की पूरी तरीके से किलेबंदी कर दी है, तो ये क्या भाजपा और वो अभेद किला बना दिया है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी है और विपक्ष कहीं सामने दिखाई नहीं दे रहा है, क्या ये विपक्ष की नाकामयाबी है? ये सबसे बड़ी बात है, उसी पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जावेद साहब, आपके पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने मैंने आपको दिखाया, रिपोर्ट में भी दिखाया कि कैसे अपनी किलेबंदी कर ली है। आपकी पार्टी क्या कर रही है? क्योंकि सत्ता पक्ष कह रहा है विपक्ष कहीं है नहीं, मनोज जी भी कह रहे हैं विपक्ष कहीं नहीं है। देखिए प्रदीप जी, अब अपने लिए कुछ भी कोई भी कह सकता है, अपनी पीठ, ये तो स्वांता सुखाए वाली स्थिति है कि अपनी पीठ स्वयं थपथपा ले। आज भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में कुशासन तो है कि मोदी जी अब सत्ता को बचाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश में रोज नए नए प्रयोग करने की स्थिति में आ गए हैं। ये घबराहट ही तो है जी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रहे 2022 के विधानसभा चुनाव में उसको सत्ता से। जावेद साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप लोग कब तक भारतीय जनता पार्टी को कोस कर अपनी खाज निकालते रहेंगे, किस निकालते रहेंगे, ये बता दीजिए। आप ये बताइए,
विपक्ष कहीं नजर आ रहा है क्या? क्यों नहीं, आप बताइए कि आज भी हमारी गिरफ्तारी हुई, हमने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया जी। भारतीय जनता पार्टी कहां, उत्तर प्रदेश में क्या हालात है जरा कांग्रेस के बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के हालात तो आपके सामने है। प्रियंका गांधी जरा ये बता दीजिए। बिल्कुल, प्रियंका जी आ रही है। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, एक क्या वो 2 महीने पहले आएंगी जैसे हमेशा बिल्कुल आएंगी। वर्चुअल संवाद शुरू होने जा रहा है, वैन आ चुकी है, बिल्कुल तैयारी हो चुकी। कल से प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार जी फिर दौरे पर निकल रहे हैं। 3 जनवरी से लगातार। भाई आपके राहुल गांधी, आप ही के कांग्रेस के नेता कहते हैं कि वो पर्यटन राजनीति करते हैं, आते हैं चले जाते हैं, गलत धारणा निर्मित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए राहुल गांधी कितने दिन बाद वापस? नहीं, कितने दिन, कई दिन के लिए गए थे जी। प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए तो दिल्ली की सीमाओं पर चारों तरफ किसान बैठा था, वो कहां दिखाई दिए? एक दिन नहीं दिखाई दिए। अरे भाई वो दिखाई घूम रहे थे, कहीं मंदसौर, कहीं ना दिखाई दे, टीवी पर तो दिखाई देते हैं। आज राहुल जी थे दिल्ली में मार्च करते, आज कितने दिन बाद आए थे बताइए? लगातार किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी कैसे मुकाबला करेंगे? इतनी विशाल का पार्टी भारतीय जनता पार्टी संगठन के बल पर मुकाबला करेंगे। संगठन कहां पर है आपका? कांग्रेस संगठन का काम चल रहा है, आप प्रदीप जी देख रहे हैं लगातार। हम 30 साल से नहीं करते, 30 साल से काम चल रहा है। नहीं, बिल्कुल जो भी हुआ है, जो हमारे अंदर कमियां थी, कमजोरियां थी, हमने आत्म विश्लेषण किया है, चिंतन किया है, अपनी कमियों को हम लगातार दूर करने का प्रयास कर रहे हैं जी। आप 2017 के पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहां खड़ी थी, उसके पहले कहां खड़ी थी जी। ये जो स्थितियां हैं, 6 दरवाजे कांग्रेस का संगठन और जनता तोड़ेगी, 7वां दरवाजा भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का, उत्तर प्रदेश के उसी के विधायक तोड़ेंगे जी। और इसका आपको बहुत जल्दी नजारा मिलेगा। आप सुनिए, आपने विधायक की बात याद अच्छी दिला दी। आपको पता है आपके 7 विधायक भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये और कौन करता है? राजभर के 4 विधायक जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो विधायक अपने दोनों विधायकों को निष्कासित कर दिया। वो विधानसभा के अंदर शपथ पत्र देते हैं, बाकी जो बचे हैं वो भी जाने की कोशिश। कोई नहीं जा रहा है, सब एकजुट है। निश्चित रूप से देखिएगा सब एकजुट है। ये जो 2 हैं, ये किस खेल के अंदर कहां चले गए? सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष को लिख के देते हैं शपथ पत्र कि हम कांग्रेस की नीतियों में आस्था रखते हैं, हम विधानमंडल दल की नेता के प्रति आस्था रखते हैं, सोनिया जी के प्रति आस्था रखते हैं, और बाहर आकर भाषण देते हैं। अगर नैतिकता है इनके अंदर, इन जनप्रतिनिधियों के अंदर, यही तो दिक्कत है। सदन से अगर किसी को भगवान मानते हैं, उसमें एक विधायक का परिवार कभी मुलायम सिंह जी को भगवान कहता था, फिर मायावती जी को देवी कहने लगा, प्रियंका जी को भगवान देवी कहा, अब वो योगी जी को भगवान कह रहे हैं। अब पता नहीं कल ओवैसी जी को कब वो अपना खुदा मान लेंगे, मुझे पता ही नहीं है। मुझे एक बात का जवाब दे। अब मायावती जी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, हर राजनीतिक दल को 1100-1200 राजनीतिक दल हैं देश में, सबको चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार है। लोग अपनी नीतियों पर, अपने कार्यक्रम पर लड़ेंगे। कांग्रेस भी अपनी नीतियों, कार्यक्रमों पर, अपनी विचारधारा से बिना कोई समझौता किए चुनाव मैदान में होगी। ठीक है उस्मानी साहब, आप जल्दी से मुझे बता दीजिए, दोबारा से सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आपने कैसे कैसे कील कांटे दुरुस्त किए हैं? कील कांटे दुरुस्त किए? आपने अपनी पार्टी के कैसे कील कांटे दुरुस्त किए हैं, कैसे किलेबंदी की है? मुद्दे के ऊपर जो है काम करती है, और विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे 2022 का। हम लोग अरे ऐसा क्यों बोलते हैं उस्मानी साहब, जिसको कोई डाइजेस्ट ना हो? मुझे हाजमोला की गोली खानी पड़ती है रोज आप लोगों से बात करके। जनता नहीं डाइजेस्ट कर पाती है। आप बात बार विकास की इतना विकास की नदियां बहा देते हैं कि लोग आपको सत्ता से बाहर कर देते हैं। कितना विकास किया था आपने? क्यों बाहर हो गए आप बताइए जरा। कागज की नाव एक बार चढ़ती है, पहली बार बनी है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी है क्या? बताइए, भाजपा की सरकार 2002 में नहीं थी? इससे पहले भाजपा की सरकार 2002 में नहीं थी? राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री नहीं थे? नहीं, 2002 आप 19 साल पहले बात करेंगे क्या उसकी आप? अरे 19 साल बाद बात करेंगे क्या उसकी आप? जी, कब की बात करें? आप दोबारा नहीं चढ़ना जी, आप इसी मुगालते में बने जी, आप इसी मुगालते में बने रहिए। मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब मत दीजिए। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, आपने अपनी पार्टी को कैसे चुस्त दुरुस्त किया जरा बता दीजिए। क्योंकि सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए सीधा।
वो मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और उनको आश्वासन है कि अगर भाजपा की पूरी सरकार नहीं बन पाई तो भाजपा उनको मुख्यमंत्री बना देगी। वो अपना डिसीजन लेती है, उन्होंने डिसीजन लिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो अकेले चुनाव लड़े। हमारे राष्ट्रीय नेता ने डिसीजन लिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे लेकिन छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर लेंगे और हम विकास। अरे राठौर साहब आपसे एक अनुरोध है कि पहले तो आप अपनी गाड़ी कहीं किनारे लगा लीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी बहुत हिल रही है। आधे घंटे आप 25 मिनट के लिए गाड़ी कहीं किनारे लगा लीजिए, जिससे कि आपकी तस्वीर भी सामने सही से आ जाए और आपकी बात भी सुनाई पड़ जाए। आपसे ये अनुरोध है। 4 साल पूरे हो गए, 1 साल का सरकार बची है। पूरे नहीं हुए सर, अभी 4 साल पूरे नहीं हुए सर, 17 मार्च को पूरे होंगे। और जनता ने देख लिया। आपने उस बात का जवाब नहीं दिया उस्मानी साहब कि आपने अपनी पार्टी को कैसे मजबूत बनाया है, कौन से वो कारण है जो सबसे मजबूती से आपको चुनाव जिताएंगे। पूरी बात बताई नहीं, आप पूरी बात बता ही नहीं पा रहे हैं। अगर आपने इतना विकास किया होता, विनाश में चले जाए। 2017 में बाहर क्यों हो गए होते? 2014 में जनता ने आपको क्यों नकार दिया था? 2017 में आपको जनता ने क्यों नकार दिया? 2000 में आपको जनता ने क्यों नकार दिया? 2019 में आपको जनता ने क्यों नकार दिया? आप कह रहे हैं कागज की नाव बार बार नहीं चलती है। क्यों चले जा रहे हैं आप? माननीय सारे चुनाव, मैं सारे चुनाव की बात कर रहा हूं सर। आप मेरी एक बात का जवाब नहीं दे पा रहे। आप अपनी पार्टी के विषय में बताइए क्या क्या ठीक किया। आ रहा हूं जी, के मुद्दे पे चले जाए। विकास के मुद्दे पर ठीक है, फिर आप विकास के मुद्दे पर लगे रहिए। आपको जनता चुना देगी, आपको जनता आईना दिखा देगी। आप उस्मानी साहब, आप विकास के मुद्दे पर लगे रहिए, आपको जनता एक बार फिर से आईना दिखा देगी। नागेंद्र सिंह राठौर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, अरे ठीक है भाई, आप एक ही टेप रिकॉर्ड आपको ऑन कर देते हैं, आप बार बार उसी को रिपीट करते हैं। राठौर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। दे दिया क्या? पहले इनको चुप कराइए तब हम बोले। जी बताइए। विश्वकर्मा जी, राठौर 19 में भी इसी तरीके का ये ख्वाब देखते थे जब इन्होंने बुआ और भतीजे ने कंप्रोमाइज किया था जी। इनके दिमाग में एक बात थी कि हम दोनों एक हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ कर देंगे। लेकिन माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की योजनाओं को जनता का भरोसा था और इनका ही टुकड़ा साफ हो गया। मानी कर ली। राठौर साहब 19 का चुनाव लोकसभा का चुनाव था और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि ठीक थी, ठीक है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है। चैनल पर ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सारी चीजें जीतेगी। एक सीट को अगर आप छोड़ दीजिए तो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। राठौर साहब, उपचुनाव ये कहा जाता है कि हमेशा से जो सरकार होती है वो उसके पक्ष में जाते हैं, क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि ये लोग चुन के आए और उस क्षेत्र का विकास हो सके। जी बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात। नहीं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं वो आपकी जीत है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, वो आपकी जीत है। तब हम चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2017 में इनकी सरकार थी, तब माननीय योगी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। तो आप हमें बताइए, और ये जो ख्वाबों की बात कर रहे हैं, इनसे ये कह लो कि और किसी से बुआ से तो गठबंधन अब चला नहीं। अब जिससे चाहे सारे विरोधी एक होकर के माननीय मोदी जी और योगी जी उन सारे विरोधियों को 22 में जवाब देने का काम करेंगे, क्योंकि हमें जनता जनार्दन में भरोसा है। हमने जो राठौर साहब हालांकि ये राठौर साहब जी राठौर साहब ये बात अलग है कि हालांकि हर पार्टी को अपना कील काटा ठीक करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन अगर आपका सब कुछ ठीक था
तो ये जो बदलाव नए देखने को मिल रहे हैं रोज रोज, वो बदलाव क्यों? मैंने बताया ना कि भाई मैंने बताया ना कि पूर्व एक आईएएस को रिटायर करवा के वहां से उत्तर प्रदेश में ज्वाइन करवाना, सेवा करने के लिए, चाहे वो नौकरी के माध्यम से करे, कोई डॉक्टरी के माध्यम से करे, कोई अध्यापक के माध्यम से करे, कोई राजनीति के माध्यम से करे, बिल्कुल ठीक बात, कौन सा माध्यम अख्तियार करता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। ये बात नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, वो कर सकता है, हम इसमें कोई ऐतराज नहीं है। जी जावेद साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, जावेद साहब पूछ लीजिए। देखिए प्रदीप जी, आज एक बयान छपा है रिटायर्ड आईएएस जो वीआरएस लिया है अरविंद कुमार शर्मा जी का। जी, उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है, और वो अखबार के लिए प्रसिद्ध है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र के रूप में काम करता है। हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्वयं कहती है कि 2 जनवरी को पीएमओ से मेरे पास निर्देश आया कि आप तत्काल इस्तीफा दे दीजिए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। यह सेवा भाव है कि निर्देश पर बीआरएस लिया गया है, और यह बयान कल दिया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, और आज वो अखबारों में छपा है। भाई ये अखबारों में ये सेवा भाव नहीं है, ये जो सत्य है वो सामने आ गया। जैसे साक्षी महाराज जी ने कह दिया था परसों कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये सेवा भाव के नाम पर इनके मन मंदिर में ना देश है, ना किसान है, ना नौजवान है, ना महिलाएं हैं, कोई भी नहीं है। ये बयान है, ये बयान क्या इंगित करता है? क्या आपकी पार्टी में आईएएस अधिकारी नहीं है? नहीं, आईएएस अधिकारी मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा प्रदीप भाई। प्रदीप जी ये सच है कि कोई, लेकिन जो कहा गया कि सेवा भाव से जो अभ्यर्थी है, जो एमएलसी चुनाव में मैदान में उतारे गए, जिनको कल सदस्यता ग्रहण कराई, उन्होंने अपने मुख से कहा, और वो अखबारों में आज छपा है सुर्खियों में, उसका खंडन क्यों नहीं आया? खंडन की, और उन्होंने कहा कि अरे भाई पीएमओ ने निर्देश दिया, आपकी सरकार थी तो आपकी सरकार के लिए निर्देश जाते थे। नहीं, कोई इस तरीके का एक अधिकारी बता दीजिए आईएएस जिसने बीआरएस लेकर या नौकरी से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन की हो, और उसने ये कहा हो कि हमको प्रधानमंत्री कार्यालय से या प्रधानमंत्री जी से या कांग्रेस के नेता से यह संदेश मिला था बीआरएस लेने के लिए, इस्तीफा देने के लिए। ये शब्द तो पहली बार आए हैं, और ये शब्द आए हैं तो ये चिंता का विषय है। ठीक है, पहली बार आप लोग की स्थिति भी ये हुई। डॉक्टर मनोज दीक्षित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मायावती ने आज कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, इसका क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं? क्या विपक्ष के वोटों का बिखराव देख रहे हैं? विपक्ष कमजोर होगा, क्योंकि सुश्री मायावती के पास जो दल और संगठनात्मक शक्ति है उसके हिसाब से काफी साइजेबल वोट चंक उनके पास उनका सुरक्षित रहता है। ये बात अलग है कि उतने वोट से उनका सीधे विधायक नहीं जीतता है, और इसलिए ही उनके सीटों की संख्या कम होती है, वोटों का परसेंटेज उनका ठीक ही रहता है। इस दृष्टि से उनको अपने दल को बचाने की जिम्मेदारी है, और वो जितनी बार भी अन्य दलों के साथ उन्होंने समझौते किए उसका नुकसान ही उन्हें हुआ, चाहे वो सपा के साथ करें और चाहे वो किसी अन्य दल के साथ करें। उनका ये निर्णय उनके दल के लिए नहीं, मनोज जी कैसे नुकसान हुआ भाई? मनोज जी मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। कैसे आप करें नुकसान हो गया? अभी पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में उनका फायदा हुआ, पार्टी 0 से लेकर के 10 तक पहुंच गई, और कह रहे हैं अगर गठबंधन ना होता तो फिर 0 आता। शुक्रमा जी आपकी। जी मनोज जी। मैंने कहा कि जो ये निर्णय है वो उनके दल के लिए अपने हित में तो ठीक है, लेकिन कुल मिला के वो भाजपा को ही लाभ पहुंचाएगा। और मैं यही कह रहा था। हाँ, मैं यही कह रहा था ना जी। मैं यही कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक कौशल है या विपक्ष की नाकामयाबी? मैं फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूं इस बात को लेकर के भी। राजनीति में जी विपक्ष की नाकामयाबी भी, और उसका परिणाम क्या निकलता है उसी के आधार पर आपके पास विधानसभाओं की शक्लें बनेंगी। मुझे लगता है कि वर्तमान स्थिति में तो विपक्ष बिखरा हुआ है, और ये बिखराव भाजपा के पक्ष में ही जाएगा। नहीं, सवाल यह है
मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ये रणनीतिक कौशल है जो विपक्ष को बिखराए हुए है और अपना सब चीज इंटैक्ट किए हुए है, ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं, बड़ी रणनीति के तौर पर देख रहे हैं? अब ये देखिए कि भाजपा इस वक्त देश की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसके बावजूद यदि वह इकट्ठी होकर एक सोच के साथ विकसित हो पा रही है तो ये उसका रणनीतिक कौशल भी है और सांगठनिक क्षमता भी है। अन्य दलों को जो छोटे भी हैं इसके बावजूद उनके अंदर बिखराव है, क्योंकि वे पारिवारिक दल के रूप में उभरे थे और परिवार के अंदर हुए संकटों को इन राजनीतिक दलों ने भी झेला है। इसलिए ये संगठन अपने आप में छोटे होने के बावजूद भी एक नहीं हो पाते हैं। यह इसमें भाजपा का कोई दोष नहीं हो सकता है, लेकिन भाजपा इस जिसको कहते हैं फॉल्ट लाइंस जो होती हैं, इन लाइनों के इन गैप्स को निश्चित रूप से लाभ उठाकर और बड़ा करेगी, जिससे कि ये विपक्ष आपस में बटा रहे और भाजपा की स्थिति सुदृढ़ से सुदृढ़तर होती रहे। एक दो छोटे छोटे कमेंट और चाहेंगे आपसे। बहुजन समाज पार्टी 5 चुनाव लगातार बड़े हार चुकी है। 2009 का चुनाव हारी थी, ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई थी। 2012, 2017, 2019, क्या लगता है 2022 में उसकी स्थिति और खराब हो जाएगी? दल बना था वो एक सामाजिक उद्देश्य को लेकर बना था और जब ये राजनीति में आया था तो उस सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही आया था, लेकिन ये भटक गया और इसका भटकाव अभी भी जारी है। अब ये व्यक्तिपरक पार्टी में जब बदलेगा तो समाज उससे कटता है, उसका अपना वोटर उससे कटता है, उसकी अपने लोग उससे कटते हैं और ऐसा हमने पिछले जब से आपने बताया 2009 से लेके आज तक ये जो बिखराव है वो बढ़ता ही गया है, वो घटा नहीं है। अभी भी जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वे छोड़ते जा रहे हैं निरंतर, क्योंकि उन्हें माहौल नहीं मिल पा रहा है जिसकी या तो वे राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर पाए, वो भी नहीं कर पा रहे, और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं। मनोज जी की आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही। जावेद जी आपके पास आओ, बताइए आप जल्दी से कि अब क्या होगा जो विपक्ष बिखरा हुआ है और सत्ता पक्ष। जी मनोज जी बात पूरी कर लीजिए अपनी। कोई बहुत बड़ा भविष्य दिखता नहीं। जल्दी से समाजवादी पार्टी का भविष्य बता दीजिए। जिस पार्टी की बात हमारे सहयोगी उस्मानी साहब कर रहे थे, वो जब तक इकट्ठी थी, एक थी, वो शक्तिशाली थी, लेकिन उसके अंदर भी पारिवारिक समस्याओं के कारण ही बिखराव आया। ये सब जानते हैं, वे सब मानते भी हैं और अपने जब हम लोग व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं तो ये इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि ये जो पारिवारिक बिखराव ही राजनीतिक बिखराव की शुरुआत बन गया। और आज की तारीख में वह और जो उनके जो सबसे बड़े नेता हैं वे अब एक तरह से देखा जाए कि आयु के कारण या अतिव्यय कारणों से बहुत सक्षम नहीं रह गए, और अब ये कुल मिलाकर एक व्यक्ति की पार्टी के रूप में जब उभरेगी तो ये मजबूत नहीं होगी, ये कमजोर ही होगी। एक व्यक्ति के पार्टी के रूप में उभरेगी, आपने बहुत शानदार बात कही। और जल्दी से छोटा छोटा कमेंट सर बता दीजिए कांग्रेस के बारे में और आम आदमी पार्टी और के बारे में। पराभव है ये बहुत ही इस भारतीय राजनीति की दुखद घटना है। सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद, सबसे बड़े स्वतंत्रता के सक्षम वाहक होने के बाद आज ये पार्टी इतनी दयनीय स्थिति में है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सरकारें नहीं बना पा रही। प्रदेश स्तर पर इसके पास इतने भी एमएलए नहीं है कि कोई विरोध भी कर सके, और जो एमएलए हैं वे पार्टी छोड़ने को ज्यादा तैयार दिखते हैं, पार्टी के साथ रहने को कम तैयार दिखते हैं। मुझे कांग्रेस का तो कोई भविष्य उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है 1-2 सीटें जो बची हैं वे भी चली जाएंगी। बूथ लेवल तक ये पार्टी अपना अस्तित्व खो चुकी है। अब इसके पास चमत्कार की ही आस है, इसके अलावा कोई और आस नहीं मुझे दिखती है। चमत्कार कोई नमस्कार करना पड़ेगा। ठीक है सर जी। अभी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में कोई भी प्रभाव मुझे नहीं दिखता है। दिल्ली एक शहर का चुनाव है, एक विशेष व्यवस्था के तहत है और वहां पर उनका प्रभाव कतिपय कारणों से हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अभी न उनकी कोई पहुंच है, न कोई पकड़ है, न कोई उद्देश्य है और उनकी न कोई उनके पास। ठीक है अभी, लेकिन ये कहते हुए सर आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि अभी भी साल भर का समय है, बहुत कुछ किया जा सकता है। उस्मानी साहब का रुख करेंगे। उस्मानी साहब, आपने पूर्व बीसी साहब की बात सुनी, कह रहे हैं एक आदमी की पार्टी बची है कुल। जी उस्मानी साहब, उस्मानी साहब क्या आपको आवाज मिल रही है? अब आपकी आवाज वापस आई। जी जावेद साहब।
जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा मनोज जी को? देखिए मनोज जी शिक्षाविद हैं, वाइस चांसलर रहे हैं, उनका अपना आकलन हो सकता है और उनके आकलन को मैं जवाब भी नहीं देना चाहूँगा। एक शिक्षाविद को कोई राजनेता होता तो मैं निश्चित रूप से जवाब देता। लेकिन एक चीज निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये एक धारणा बनाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है कि कांग्रेस का पराभव हो चुका है, अब चमत्कार की आस है। ये जो धारणा निर्मित मतलब परसेप्शन की राजनीति, हाँ परसेप्शन की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके पीछे कारण है, वो लोकतंत्र की आड़ में केवल सत्ता पक्ष का राज स्थापित करना चाहती, लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की भूमिका को बिल्कुल वो समाप्त कर देना चाहती है। देखिए मोदी जी ने, वो बहुत बड़े नेता होंगे भक्तों नहीं तो, के लेकिन लिए, आप लोग वो देश के एक मिनट, आपको जब पता है, मर्ज पता है, तो उसकी दवाई मर्ज पता है, उसकी दवाई भी खोज ली है। हम एक एक चीज के लिए, जैसे इवेंट बनाया गया कल शर्मा जी की ज्वाइनिंग को, अरे वो भूमिहार ब्राह्मण है, एक भट्ट ब्राह्मण है, कानकुब्ज और सरजू पारी कहाँ जाएगा? ये तो जात के सम्मेलन भी करते हैं हर चुनाव के पहले लगातार 1 महीने तक। लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से भारत के लोकतंत्र को, उसकी अस्मिता को, उसके संविधान को एक पहिए पर नहीं चलने देगा। हम इसके लिए पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी की मनमानी नहीं चलेगी। उस्मानी साहब, क्या आपको आवाज मिल रही है? अगर आपको आवाज मिल रही हो तो मनोज जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी एक आदमी की पार्टी बनकर रह गई है। इनके कहने से ये बात नहीं हो जाती है। समाजवादी पार्टी जो है समाजवाद बना रही है और पूरा सामाजिक ढांचा बना हुआ है। हमारे वहाँ सब लोग हैं, सारे लोग हैं और हम लोग जनता के हित में कार्य करते हैं और जनता के हित के लिए लड़ते रहेंगे, आज सड़क से लेके और प्रदेश के विकास के लिए काम करते रहेंगे। में भारतीय जनता पार्टी को मनमानी नहीं करने देगी। किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, व्यापारियों के लिए समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी और इंसाफ के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी, क्योंकि समाजवादी उस्मानी साहब, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात पूर्व बीसी और शिक्षाविद कह रहे हैं कि अपनी अंतर कला की वजह से और एक आदमी की पार्टी हो जाने की वजह से इसका पराभव निश्चित है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मनोज दीक्षित जी के शब्द हैं। होती जिस दिन एक आदमी की पार्टी रह जाएगी ना, उस दिन निर्वाचन आयोग रजिस्ट्रेशन खत्म कर देगा। इसमें बाकायदा चुनाव होता है संगठन का। मतलब है एक आदमी का पार्टी का मतलब है हेड उसी वही है, बाकी कोई नेता नहीं है। एक आदमी का पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि बाकी के कार्यकर्ता नहीं है, नेता खाली एक है। लेकिन आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की तरफ देख रही है, क्योंकि जो लाचारी बेकारी। अरे ठीक है, ये आपने अच्छा पाठ पढ़ रखा है कि विकास की राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव की तरफ देख रही है। ये आपने अच्छा पाठ पढ़ रखा और आप इस पे अडिग रहिए, आपको जनता आईना दिखाती रहेगी। ठीक है, हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ठीक है, आपकी दिल्ली की राजनीति करिएगा जाकर। उस्मानी साहब, आप दिल्ली में किसानों की राजनीति करिए, वो आपको फायदेमंद रहेगी। राठौर साहब, आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से बता दीजिए फाइनल कमेंट के तौर पर कि अभी और क्या क्या कील कांटे आप दुरुस्त करेंगे। अभी उस्मानी साहब बोल रहे थे, इनके नेतृत्व की भाषा देखिए। हमारे देश के वैज्ञानिक मेहनत करके अल्पकाल में जो टीका तैयार करते हैं, उसको ये भारतीय जनता पार्टी का टीका कहते हैं और कहते हैं उसे लगवाए। अरे भाई राठौर साहब, इधर उधर की बात मत करिए, समय कम बचा है, 1-2 मिनट का समय बचा है। जल्दी से सीधा बता दीजिए कि अरे ये जल्दी से बता दीजिए राठौर साहब जल्दी से बता दीजिए, आपके पास में ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, वैश्य हो गए, पिछड़े हो गए, दलित हो गए, सब तो आपके साथ में हो गए। अब आपके पास बचा कौन? राजनीति नहीं करते हम, सेवा भाव से। कभी नहीं, कोई पार्टी नहीं करती ना, कभी नहीं, कोई पार्टी नहीं करती, कोई पार्टी करती नहीं है। ये बात तो कोई पार्टी करती ही नहीं है। ठीक है ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ठीक बात है, सब बिल्कुल ठीक बात है। सबसे बड़े भक्त, राष्ट्रभक्त आप जी, ठीक बात है। मनोज जी, क्या होगा 2022 में? क्या होगा 2022 में? एकदम अभेद रहेगा, का किला एकदम अभेद रहेगा।
फिलहाल जो आज की परिदृश्य में दिखता है 2021 के में भारतीय जनता पार्टी को 2022 में कोई बहुत खतरा नहीं दिखाई पड़ता। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सुरक्षित स्थिति में अभी दिख रही है। जब तक कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का किला तो अभी फिलहाल अवैध दिखता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज जी के जो नोट हैं उसी से हम अपनी इस चर्चा की समाप्ति करेंगे। मनोज जी ने सही कहा कि अभी फिलहाल कोई खतरा भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा है और जहां जहां कमी नजर आ रही है उस कमी को वो दुरुस्त कर रही है। कल से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी वैक्सीनेशन, अपनी पार्टी के वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया है। जितने खराब तरह के वायरस हैं उनको हटाया जा रहा है और वैक्सीनेट करके अच्छी चीजों को लगाया जा रहा है, जिससे कि 2022 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को जीता जा सके और उसकी 2024 की आधारशिला 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में रखा जा सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।